न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। स्मृति ईरानी हार तो गई हैं, लेकिन हारने के बाद स्मृति ईरानी को इस वक्त अपनी झुंझलाहट निकालने के लिए कोई नहीं मिल रहा है। इसीलिए कुछ अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कभी बंगला खाली करने की बात को लेकर कुछ सामने आता है, तो कभी कुछ और, या यूं कहें कि जनता इस वक्त स्मृति ईरानी को भूलने नहीं देना चाहती कि वो हार गई हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी जिस तरह से पिछले 10 साल से लगातार केंद्र में मंत्री बनी हुई थी, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर, उनके बातचीत को लेकर, उनके बर्ताव को लेकर हमेशा वो घिरती रही, लेकिन उसके बाद भी वो पद पर बनी रही। उसके बाद अब बहुत सारे लोगों को शायद ये मौका भी मिल गया है कि स्मृति ईरानी पर अपनी भड़ास निकाल सके। ऐसे में राहुल गांधी ने भी सामने आकर उनका बचाव करने की कोशिश भी कर ली। अब इसे बचाव कहें या फिर वार कहें, ये भी एक अलग कहानी है। खैर, बड़ी बात यह है कि स्मृति ईरानी ने चुनाव के वक्त में जब उन्हें एहसास हो गया था कि वो अच्छी खासी हारने वाली हैं, उस वक्त में उन्होंने कई पत्रकारों पर एफआईआर करा दी थी। ये एफआईआर हुई थी एक ऐसे मामले को लेकर जिसकी चर्चा वो नहीं चाहती थी कि कोई अपनी जबान पर भी लेकर आए, लेकिन इन पत्रकारों ने उनकी सुनी नहीं। कहीं ट्वीट कर दिया, तो कहीं स्टोरी कर दी, तो कहीं यूट्यूब चैनल पर जा करके उल्टी कर दी। अब ये करे भी क्यों ना, स्मृति ईरानी जैसे मामले पर कोई बोलना क्यों नहीं चाहेगा। इस वक्त स्मृति ईरानी एक ऐसी पर्सनालिटी बन चुकी हैं जो कि राजनीति में सिर्फ विवाद के लिए जानी जाती हैं। शुरुआत से ही विवाद उनका पीछा करते रहे हैं। कभी लड़के पीछे करते थे जिनको लेकर वो कंप्लेन करती थी, कभी वो ड्रेसिंग रूम में जाती थी तो कैमरा ऑन था, उस बात को लेकर के वो कंप्लेन करती थी अलग अलग तरह से। कभी राहुल गांधी पर वो भरी सदन में आंख मारने की बात को लेकर कंप्लेन करती थी। इस तरह की तमाम बातें सामने आती रही। अब स्मृति ईरानी जब हार गई हैं तो सब उन पर हावी हो रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि इसके बावजूद भी स्मृति ईरानी मान नहीं रही हैं। उन्होंने कुछ पत्रकारों पर एफआईआर की हुई है, और उन्होंने पत्रकारों पर एफआईआर इसलिए की है क्योंकि योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी के बीच में जो विवाद हुआ, जो लड़ाई खुलकर सामने आई, उसको स्मृति ईरानी नहीं चाहती कि पब्लिक डोमेन में आए। लेकिन अगर वो नहीं चाहती पब्लिक डोमेन में आए तो उनको खुद खामोश रहना चाहिए था। वो खामोश नहीं रही। उनके खामोश नहीं रहने की वजह से ये आवाज़ गूंजी और लोगों के कानों तक पड़ी, और उसकी चर्चा शुरू हो गई। अब चर्चा तो शुरू हो गई, इसलिए आगे चल पड़ी, क्योंकि बात भी चर्चा भी जो है वो स्मृति ईरानी की है। स्मृति ईरानी अब उस माहौल से बाहर नहीं निकल पा रही हैं जिसमें वो सांसद थी, मंत्री थी। इस बार हारने के बाद मंत्रालय भी नहीं मिला है उन्हें। यानी कि ना तो सिर्फ वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हारी हैं, बल्कि वो बीजेपी में भी एक अच्छी पोजीशन हार चुकी हैं। पिछले काफ़ी वक्त से लगातार स्मृति ईरानी के लिए वो पोजीशन मेंटेन करना भी मुश्किल हो रहा था। उनकी शिकायतें बहुत ज़्यादा जा चुकी थी नरेंद्र मोदी के पास। अधिकारी हो या पार्टी के नेता हो, सब एक लंबी लिस्ट लेकर के लगे हुए थे कि भाई स्मृति ईरानी को ज़रा समझाइए। स्मृति ईरानी है कि मानती नहीं, क्योंकि स्मृति ईरानी तो खुद अपने इन्हीं तेवरों की वजह से नरेंद्र मोदी के करीब आई थी। नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने साथ लिया था, अपने पाले में कर लिया था, और उसके बाद लगातार साथ चल रहे थे। लेकिन अब वही चीज़ स्मृति ईरानी की पॉइजन बनने लग गई। उनका वही बर्ताव पॉइजन बनने लगा, जिसकी वजह से दिक्कतें और बढ़ती चली गई। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि स्मृति ईरानी ने जो एफआईआर कराई है, योगी आदित्यनाथ के साथ जो उनका विवाद हुआ था, जिसको लेकर उन्होंने एफआईआर कराई है, उसकी शिकायत भी वो दिल्ली कर चुकी हैं अच्छे खासे तरीके से, कि देखिए उनके साथ क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ ने उनका साथ नहीं दिया। ऐसे में अमित शाह, जो कि हर वक्त योगी आदित्यनाथ पर लगातार हमलावर हुए रहते हैं, उनकी कुर्सी को हिलाने में लगे रहते हैं, वही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो उसी दरबार में अपनी अर्जी लगा चुकी है। स्मृति ईरानी अमित शाह को ये बता चुकी हैं कि भाई आप ही देखिए मेरे साथ क्या हुआ, मैं हारी नहीं, मैं हराई गई हूं। लेकिन सच्चाई की रिपोर्ट ये है कि 2019 में भी सर्वे की रिपोर्ट इंटरनली बीजेपी के पास ये थी, और इस बार भी थी, कि स्मृति ईरानी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार रही हैं। इस बार तो ये रिपोर्ट इतनी ज़्यादा पुख्ता थी, और कांग्रेस ने तो यहाँ पर और भी स्मार्ट गेम किया। उन्होंने, राहुल गांधी ने यहाँ से चुनाव लड़ा ही नहीं, उन्होंने राजीव गांधी के साथ काम कर चुके, उनके पीए के तौर पर काम कर चुके किशोरी लाल शर्मा को वहाँ से चुनाव लड़वा दिया। यानी कि स्मृति ईरानी को ना सिर्फ आईना दिखाया, बल्कि अच्छे से ये तस्वीर बता दी कि भाई देखिए अब आपके करियर को राम नाम सत्य कर दिया गया है।
ये इस वक्त ऐसा हुआ। बड़ी बात यह है कि जब राहुल गांधी ने उनके साथ ऐसा किया तो ऐसे में मोदी जी को आकर उन्हें बचाना चाहिए था, लेकिन मोदी जी ने उनका बचाव नहीं किया बल्कि स्मृति ईरानी पर दोगुना वार कर दिया। उन्हें किसी भी मंत्रालय में एडजस्ट नहीं किया। इस बार कई मंत्रालय अलग अलग तरह से बदले जा चुके थे पहले उनके, और हर बार एक अच्छे रसूख वाले मंत्रालय के दर्शन उन्हें हो जाते थे, लेकिन इस बार तो मंत्रालय की सीढ़ियां तक भी नहीं मिली। बंगला खाली करा लिया सो अलग। स्मृति ईरानी के करियर पर एक के बाद एक थपेड़े पड़ते चले गए हैं। यहाँ पर स्मृति ईरानी जिस तरह से मुश्किलों से जूझ रही हैं, उसके बाद भी उनके बर्ताव में कमी नहीं आ रही है, क्योंकि उसके बाद भी अगर वो पत्रकारों पर FIR कराती हैं और उनसे बदले की भावना रखती हैं तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी स्थिति सामने दिखाई देती है, क्योंकि स्मृति ईरानी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। स्मृति ईरानी की जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो चौतरफा घिरी हुई है, क्योंकि स्मृति ईरानी यहाँ पर इस बार सिर्फ अपनी जनता के आक्रोश से नहीं घिरी, सिर्फ कांग्रेस के वार से नहीं घिरी, बल्कि अपने घर में खुद BJP में घिर गई कई नेताओं से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नापसंद वाली लिस्ट में तो वो 2019 से ही आनी शुरू हो गई थी, जब उन्होंने अपना वो करिश्मा ही खो दिया जो कि उनको बनाए रखे हुए था। यानी कि जो बातें वो करती थी उन बातों का दम बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि उनको विपक्ष में चिल्लाने की जो आदत थी वही वो सरकार में आकर के भी कर रही थी। यहाँ पर काम करने वाला, परफॉर्मेंस करने वाला मंत्रालय में कोई रिजल्ट वो दे नहीं पाई। कुल मिलाकर के ये है कि स्मृति ईरानी बहुत लोगों की आंखों में खटकने लगी। चौतरफा वार उनके ऊपर हुआ और यही राजनीति है। अगर आप चौतरफा वार को नहीं झेल पाते, उसका जवाब नहीं दे पाते और कहीं से भी धराशायी होते हैं तो आप पूरे धराशायी हो जाते हैं। स्मृति ईरानी को अभी तक कुशन पॉलिटिक्स मिल रही थी, लेकिन अब पूरी कांटों भरी स्थिति उनके सामने आ खड़ी हुई है। कांटों भरी स्थिति क्या, इस वक्त तो वो किसी भी पोजीशन पर नहीं है। BJP के पास इस वक्त कई पद खाली हैं अलग अलग तरह से। BJP ने इस वक्त उनको खुश करने के लिए कोई भी पद ऑफर नहीं किया है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि स्मृति ईरानी अब बिल्कुल जिसे पहाड़ से नीचे गिरना कहते हैं, इस तरह की स्थिति पर आकर गिरी हुई है। स्मृति ईरानी को इस वक्त चारों तरफ से घेरा जा चुका है। इनको ट्रोल करने वालों की भी कमी नहीं है, जिसकी वजह से राहुल गांधी भी कूद पड़े और उन्होंने कहा कि भाई ऐसे मत कीजिए। बड़ी बात ये थी कि ये बात एक सहानुभूति के तौर पे थी या फिर वाकई में ये भी एक बड़ा तंज था। हालांकि राहुल गांधी इस तरह से ट्वीट करते हुए अक्सर दिखाई नहीं दिए हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने इसे इसी तरह से लिया है कि महिलाओं के लिए इस तरह से ना किया जाए। खैर, अब स्मृति ईरानी के पास ऑप्शंस क्या बचे हैं? स्मृति ईरानी के पास इस वक्त अगर वो विपक्ष की तरह बोले तो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ही जाना पड़ेगा, जो पहले वो कर चुकी हैं गोधरा के बाद। लेकिन अगर वो ऐसा करती हैं तो फिर उसके बाद भी उनका करियर पूरी तरह से चौपट और भी ज़्यादा हो जाएगा। ये कहें कि उनको बिल्कुल गर्त में जाकर के बैठना पड़ेगा, ये स्थिति आ जाएगी। ऐसे में स्मृति ईरानी के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हैं। उन्हें सिर्फ चुपचाप एक किनारे पर बैठना होगा और इंतज़ार करना होगा कि BJP से कभी कोई एक ऐसी कॉल उन्हें आ जाए कि लीजिए ये जिम्मेदारी आपको दे रहे हैं, इसे संभाल लीजिए। लेकिन उसकी भी गुंजाइश अभी दिखाई इसलिए नहीं देती है कि नरेंद्र मोदी खुद इस वक्त चौतरफा घिरे हुए हैं। वो अपने लोगों को खुश करने के लिए इस वक्त तो कम से कम एक सही स्थिति में नहीं है। बड़ी बात यह है कि वो अपनी कुर्सी बचा लें, उतना ही बहुत होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।